हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्या मंत्र एकेडमी पर। तो हमने पिछले क्लास में प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना। उसके बाद हमने प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए किस किस माध्यम की आवश्यकता होती है और प्रकाश का परावर्तन दैनिक जीवन में कैसे हम देख सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम प्रिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। प्रिज्म होता क्या है? तो प्रिज्म के बारे में जानते हैं। प्रिज्म एक कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म क्या होता है? कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम जो 5 सतहों से घिरा होता है। जो कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं परिभाषा, कांच का बना हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा होता है, जिसमें 3 फलक होते हैं, उसको प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म कहा जाता है। अब फिर से प्रिज्म के बारे में समझते हैं। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म कांच का बना हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 5 सतहों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। या प्रिज्म का परिभाषा दूसरे ढंग से बोलना है तो कांच का बना हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा होता है। जो कितने फलकों? 3 फलकों से या 5 सतहों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। तो प्रिज्म को समझने से पहले प्रिज्म के कुछ हम मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रिज्म को अच्छी तरीके से जानने के लिए, उसकी विशेषताएं को जानने के लिए, उससे पहले हम उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिज्म से संबंधित आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला हो गया हमारा अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह कहते किसको है? तो प्रिज्म के जिस सतह पर प्रकाश की किरण का आवागमन होता है, प्रिज्म के जिस सतह पर प्रकाश की किरणों का आवागमन होता है उसे अपवर्तक सतह कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह वह सतह हुआ जिस पर प्रिज्म अपवर्तक सतह वह सतह हुआ जिस पर प्रिज्म के प्रकाश की किरण का आवागमन होता है, अपवर्तक सतह कहलाता है। अब अपवर्तक कोण क्या हुआ? अपवर्तक कोण प्रिज्म की अपवर्तक सतह को मिलाने वाली सरल रेखा को ही अपवर्तक कोण कहा जाता है। प्रिज्म की अपवर्तक सतह को मिलाने वाली रेखा को ही अपवर्तक कोण कहा जाता है। कोण मतलब किनारा, मतलब प्रिज्म की अपवर्तक सतह जिस किनारे पर मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण। अब समझते हैं अपवर्तन कोण क्या होता है। अपवर्तन कोण प्रिज्म के अपवर्तक सतहों के बीच बने कोण को ही अपवर्तन कोण कहा जाता है। प्रिज्म के अपवर्तक सतहों के बीच बने प्रिज्म का अपवर्तक कोण कैसे बनता है? प्रिज्म का अपवर्तक कोण प्रिज्म की अपवर्तक सतह से मिलने से बनता है और प्रिज्म की अपवर्तक सतह के बीच बने कोण को ही अपवर्तक कोण कहा जाता है। अपवर्तक कोण कहा जाता है। और याद रखिएगा, प्रिज्म के अपवर्तक कोण का मान हमेशा 60 डिग्री होता है। प्रिज्म के अपवर्तक कोण का मान हमेशा 60 डिग्री होता है। ठीक, अपवर्तक कोण, अपवर्तक सतह और अपवर्तन कोण के बारे में जाने। आप समझते हैं प्रिज्म का आधार किसको कहते हैं? प्रिज्म का आधार क्या हुआ? तो प्रिज्म का आधार प्रिज्म के अपवर्तक कोण के सामने वाली सतह को ही प्रिज्म का आधार कहा जाता है। प्रिज्म के अपवर्तक कोण के सामने वाली सतह को ही प्रिज्म का आधार कहा जाता है। अब प्रिज्म का मुख्य काट किसे कहते हैं? प्रिज्म का मुख्य काट। प्रिज्म का आधार किसको कहें? प्रिज्म के अपवर्तक कोण के सामने वाली सतह को, प्रिज्म के अपवर्तक कोण के सामने वाली सतह को ही प्रिज्म का आधार कहा जाता है। ठीक, उसके बाद प्रिज्म का मुख्य काट किसको कहते हैं? प्रिज्म की मुख्य काट। प्रिज्म के अपवर्तक कोण के मुख्य आधार वाले त्रिभुज को ही प्रिज्म का मुख्य काट कहते हैं। प्रिज्म के अपवर्तक कोण, प्रिज्म के क्या? अपवर्तक कोण के मुख्य आधार वाले त्रिभुज को ही अपवर्तक कोण मुख्य आधार वाले त्रिभुज को ही प्रिज्म का मुख्य काट कहा जाता है। प्रिज्म का क्या कहा जाता है? मुख्य काट। प्रिज्म का मुख्य काट समझे। उसके बाद समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एक घटना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एक घटना है जो यह घटना सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणों में होता है। प्रकाश, आप समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है और विभिन्न रंगों में विभक्त होने की इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण मतलब रंग हुआ और विक्षेपण मतलब फैलना। विक्षेपण मतलब फैलना।
विभिन्न रंगों में फैलने की प्रक्रिया को ही प्रकाश के विभिन्न रंगों में फैलने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब वर्ण विक्षेपण समझने के बाद आप समझते हैं वर्णपट किसको कहते हैं या स्पेक्ट्रम। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या हुआ? तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर वर्ण विक्षेपण के पश्चात विभिन्न रंगों को प्राप्त किया जाता है। प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर जो है इन सभी रंगों को प्राप्त किया जाता है। प्रकाश मतलब जब प्रकाश प्रिज्म से होकर टकराती है और टकराने के बाद प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होती है और इस विभक्त होने की घटना को जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसको ही वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। एक बार समझते हैं, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के पश्चात विभिन्न रंगों को प्राप्त किया जाता है वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक। अब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्रम को समझते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के क्रम कैसे, तरंग दैर्घ्य के क्रम कैसे चलते हैं? पहले आ जाता है हमारा बैगनी, तो उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, पीला, नारंगी और लाल। कैसे चला? पहले चला बैगनी आया और जो पहले आया उसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के पश्चात किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा? किसका? बैगनी का। बैगनी का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा और लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। तो पहला आ गया बैगनी, उसके बाद जामुनी का तरंग दैर्घ्य कम, उसके बाद नीला का तरंग दैर्घ्य कम, उससे कम हरा, पीला, नारंगी। ठीक। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका विचलन बहुत कम होता है। उसका विचलन क्या होता है? बहुत कम। और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन ज़्यादा होता है। मतलब जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन ज़्यादा होता है। विचलन क्या है या विचलन कोण किसको कहते हैं? तो विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण किसको कहे? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एक बार फिर से समझते हैं किसको कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एक घटना हुई जिसमें प्रकाश प्रिज्म पर जब पड़ता है तो वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है और विभक्त होने की इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब ये सब रंग को जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर वर्ण विक्षेपण के पश्चात विभिन्न रंगों के प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है? वर्णपट कहलाता है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के तरंग दैर्घ्य का क्रम याद करने के लिए पहले आ गया हमारा बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, पीला, नारंगी और लाल। और याद रखिएगा जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे कम होगा और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका विचलन ज़्यादा होगा। और विचलन कोण कहते किसको? तो विचलन कोण हमारा हो गया, विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं कल। धन्यवाद।